किस क्लास में तुम पढ़ते हो नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं और तुम एक गेम खेलते हैं, एक रैपिड फायर खेलते हैं। रैपिड फायर का मतलब तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें बिना सोचे आंसर देना है। जो आंसर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आए वही तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 10th के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 12th के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेजुएशन के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अगर तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर साइंस या कॉमर्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीबीए या नीट और तीसरे क्वेश्चन का आंसर एमबीए था ना, तो कांग्रेचुलेशन, तुम भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का शिकार हो चुके हो। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ना हजारों वीडियोस है, तुम अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे तो। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि जितनी भी वीडियोस है ना उनमें 99% वीडियोस में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वो सारे लोग ना प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो करते हैं लेकिन वो कभी भी प्रॉब्लम के स्पेसिफिक्स के बारे में जाके ये बात नहीं करते। तुम्हें हर बंदा बोलेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में वैसी बात नहीं करेगा कि प्रैक्टिकल कैसे नहीं है, एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत है। और आज मैं इस वीडियो में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स, क्योंकि जब तक हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें प्रॉब्लम का फंडामेंटल, हमें प्रॉब्लम का रूट समझ में नहीं आएगा, और जब तक हमें रूट समझ में नहीं आएगा तो हम सोल्यूशन की ओर नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2/2 इन्होंने बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? भारत के राष्ट्रपति का नाम? जब 5वीं कक्षा में बच्चों को नाम न लिखने आए तो आप समझिए कि फिर कितना दिक्कत है। तो भैया देखो, डिस्क्लेमर बहुत सिंपल सा है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुम्हें बोलता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, यूजलेस है, वर्थलेस है, ड्रॉप आउट कर दो। देखो सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तुम जहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम को आइडियल मानते हो, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे कनाडा का हो, भैया हर जगह के एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत होती है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दिक्कत के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम सोल्यूशन की ओर नहीं जाएंगे। सो दिस इज द डिस्क्लेमर। प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले लोगों के ना माइंड में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। जो ब्लॉकेज अगर हटेगा नहीं ना तो लोग इस वीडियो को समझ ही नहीं पाएंगे। एंड आई होप तुम में से भी काफी लोग होंगे जिनके मन में ये ब्लॉकेज होगा। तो सबसे पहले उस ब्लॉकेज को हटाते हैं ताकि इस वीडियो को तुम ढंग से समझ पाओ। तो देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और इंडिया में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमारे कंट्री में भी दिक्कतें हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोगों को क्रिटिसिज्म और हेट के बीच का फर्क कब समझ में आएगा। इंडिया में मैंने देखा है ना, जहाँ पर खासकर कंट्री की बात आती है लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं कंट्री की किसी प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई तू हेट कर रहा है, तू नेगेटिव माइंडसेट का आदमी है, जो कि रॉन्ग है। बिकॉज अगर मैं कंट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं कंट्री का भला चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं भला नहीं चाहता तो मैं प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात नहीं करता। तो इसीलिए द फर्स्ट स्टेप टू टॉक अबाउट थिंग्स इसकी एक्सेप्ट करो कि हाँ प्रॉब्लम है एंड उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। और अब क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि प्रॉब्लम है, तो बात करते हैं नंबर 1 प्रॉब्लम। हमारे सिस्टम में क्या होता है, एक बच्चा केजी से लेकर क्लास 10 तक लगातार पढ़ता है 10 से 12 साल। उसके बाद क्लास 10 के बाद क्लास 11th में बिल्कुल एकदम से जंप हो जाता है, और फिर क्लास 12th के बाद एकदम से जंप हो जाता है। तो बच्चे के पास सोचने का टाइम कहाँ है? क्लास 10th के बाद बच्चा साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, क्या करे, सोचने का टाइम कहाँ है? तो भाई बच्चे को सोचने का टाइम ही नहीं दोगे, बच्चे को एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं दोगे, तो बच्चा कंपल्शन में उसको जो दिखेगा वो उठा के लेगा, और फिर जाके वो रिग्रेट करेगा कि यार साइंस नहीं लेना था, कॉमर्स नहीं लेना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ना हम इंडिया में ड्रॉप ईयर को नॉर्मलाइज करें। और इंडिया में ना जो भी बनता है हिम्मत करता है कि यार मैं एक ड्रॉप ईयर ले रहा हूँ जहाँ पर मैं खुद को एक्सप्लोर करूंगा, जहाँ पर मैं स्किल सीखूंगा या खुद के पैशन को फाइंड करने का ट्राई करूंगा। लोग उसको समझते हैं ये तो बेवकूफ़ आदमी है, ड्रॉप ईयर लेगा, वेस्ट कर रहा है। हम ड्रॉप ईयर को नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पैशन ढूंढने को, एक्सप्लोरेशन को, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं?
हम इस चीज़ को क्यों अंडररेट कर रहे हैं कि बच्चा जब तक कंपल्शन में चॉइस लेगा तब तक वो चॉइस वर्दी नहीं होगी। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी चॉइस लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उस चॉइस को लेने के लिए सोचना होता है। मुझे पता है कि अब तुम लोग बोलोगे यार अगर ड्रॉप ईयर को हमने जनरलाइज कर दिया तो ड्रॉप ईयर के चक्कर में कितने बच्चे बस ड्रॉप ही लेंगे कि एक साल और ड्रॉप, टाइम वेस्ट होगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम ब्लाइंडली इंप्लीमेंट कर दो कि ड्रॉप का मतलब ड्रॉप, जब मन तब ड्रॉप लो, टाइम वेस्ट करो। आई एम सेइंग कि कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं, वो क्या स्ट्रक्चर ये तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज मिल के बनाएंगी। तो एक तो तुम बच्चे को खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं देते हो और फिर बच्चा जब तुम्हारे जाल में फंस जाता है, कोई कंपल्सिव चॉइस बना लेता है तो तुम और उसको स्टीरियोटाइप्स में फंसा देते हो। क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स है जो कि बहुत गंदे हैं, जिनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने ना YouTube पर जाके आज तक जितनी भी साइंस वर्सेस कॉमर्स वाली वीडियोस देखी होगी, जो भी फन स्केचेस होते हैं, तुमने एक बात कॉमन देखी होगी कि हर एक वीडियो में यही दिखाया गया है कि कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ही मस्ती वाले होते हैं, बहुत अय्याशी वाले होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, और साइंस वाले बच्चे बिल्कुल सीरियस होते हैं, हमेशा स्टूडियस होते हैं। ये कौन सी बात है? ये कैसा स्टीरियोटाइप है? अब तुम बोलोगे यार आर्यन तू भी क्या ऐसे ऑफेंड हो रहा है, ये तो जोक है ना। भाई मैं मानता हूँ जोक है, लेकिन जोक कहाँ से आया? जोक तो वहीं से आया ना कि हमारे मन में कहीं ना कहीं अंदर ये बात डाल दी गई है कि कॉमर्स वाले जो होते हैं वो बेकार होते हैं, साइंस वाले जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो जोक तो स्टीरियोटाइप से ही बना है ना। पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टीरियोटाइप यहाँ पर क्यों है और है तो अब तक क्यों है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे जो स्कूल था ना, मेरे स्कूल में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, और जब मेरे क्लास 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया तो मेरे को कितने टीचर्स ने कहा था यार आर्यन तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो। क्योंकि टीचर्स को इससे मतलब नहीं है कि बच्चा अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है, टीचर्स को इससे मतलब है कि अच्छे मार्क्स आए, साइंस लो। क्यों लूं मैं साइंस? इनफैक्ट मेरे स्कूल में क्या होता था, जब कॉमर्स के बच्चों की बात आती थी तो उनको आधे फैसिलिटीज का एक्सेस होता ही नहीं था। हमें कंप्यूटर लैब की एक्सेस होती नहीं थी। पता है हमें क्या सुनने को मिलता था? जब भी हम बोलते थे कि सर हमें भी तो कंप्यूटर लैब का एक्सेस दो, सिर्फ साइंस वाले बच्चों को देते हो, तो स्कूल में सुनने को मिलता था नहीं हम कॉमर्स वाले को कंप्यूटर लैब का एक्सेस नहीं देंगे। तो ऐसा कैसा स्टीरियोटाइप है भाई? ये लोग कहते हैं तुम आर्ट्स ले लो तो इसका मतलब यूपीएससी करना। तो ये कौन तुम्हें बोल रहा है कि आर्ट्स का मतलब सिर्फ यूपीएससी होता है? कौन कह रहा है साइंस का मतलब इंजीनियरिंग होता है? भाई इंडिया में आधे से ज्यादा लोग एमबीए क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, तुम पूछ लो। लोग एमबीए इसलिए करते हैं, फर्स्ट या तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, एंड सेकंड स्टीरियोटाइप है कि एमबीए करोगे उसके बाद पैकेज आएगा। आधे से ज्यादा बंदों को घंटे का मतलब नहीं है एमबीए में क्या पढ़ाते हैं, कॉलेज में क्या पढ़ाएंगे, कोर्स अच्छा है खराब है, बस एमबीए पैकेज, एमबीए जॉब, यही स्टीरियोटाइप है। और पता है बात सिर्फ स्टीरियोटाइप की नहीं है। अगर हम बात करें जब कोर्स के स्टडी की बात आती है कि हमारा स्टडी पैटर्न का है, तो इंडिया में ना बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप दिखाए जाते हैं। इंडिया में क्वेश्चन मार्क का कल्चर है ही नहीं। तो देखो स्कूल में टेबल्स तो हम सबने पढ़े हैं, तो आओ जरा एक बार ना 2 के टेबल को रिवाइज करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब तुम मुझे ऑनेस्टली बताना, तुम में से कितनों को ये बात पता है कि ये 2 1 जा नहीं है, ये 2 1s आर है। इसका मतलब कि अगर तुम 2 को एक बार रखोगे तो वो 2 होगा, ये 2 2s आर है। इसका मतलब कि अगर तुम 2 को 2 बार रखोगे तो 4 बनेगा, यानी 2 + 2 4। और मेरे को ये बात ऑनेस्टली आज से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल पहले समझ में आई थी, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कभी इस चीज पर फोकस किया ही नहीं गया कि बच्चा लॉजिकली उस चीज को समझ रहा है या नहीं, बच्चे को फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं, बच्चे को पता भी है कि वो जो टेबल वो पढ़ रहा है वो चीज है क्या। अरे तुमने रट तो लिया 2 2 1 जा 2, लेकिन उसका मतलब क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। मैं ना बचपन से मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, ठीक है, और मैं याद जहाँ भी बात आती है ना कि तू इस चीज को याद कर ले, तो इस चीज को रट ले, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैंने आज तक जो भी किया है सिर्फ चीजों को लॉजिकली समझ के किया है। तो भाई बचपन में क्या होता था ना, जब मैथ्स में वाइवाज होते थे तो हमें कहते थे कि तुम टेबल्स याद करके आओ, और मुझे ऑनेस्टली टेबल्स कभी याद होते ही नहीं थे। तो अगर कोई बंदा मेरे से पूछता था कि 2 3 जा क्या होता है, तो मैं ऐसे करता था कि 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 में फिर 2 ऐड करो 4 हो गया, एंड देन उस पर 2 ऐड करो 6 हो गया। और मैं ना स्कूल में हमेशा डांट खाता था इस चीज को लेके कि हमारे कहते थे सर कि उसको देखो उसे तो 20 तक के याद है, तुम्हें 2 का भी याद नहीं। तो टीचर को इससे मतलब कभी था ही नहीं कि सामने वाले बंदे को 2 के टेबल का लॉजिक पता है, वो उस टेबल को डिकोड
कर पा रहा है, उसको वो मतलब था कि वो जो बच्चा है उसे 20 तक का याद है, भले उसके 20 तक के टेबल के पीछे का कुछ नहीं पता हो क्या हो। मेरे क्लास में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना स्पोकन इंग्लिश के रूल्स याद करते थे, और मैंने आज तक टिल डेट मेरे को वो सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट माई इंग्लिश इज ऑल फाइन। और उन लोगों को मैं देखता था तो मेरे को उस टाइम लगता था कि यार मेरे को तो ये सब याद होता नहीं, क्या मतलब मेरी इंग्लिश गंदी है। बट आज मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ कि मैं रूल्स में नहीं गया, मैं लॉजिक पे गया, मैं प्रैक्टिकलिटी पे गया। तो तुमने भी देखा होगा कि तुम बहुत सारी चीजें पढ़ते होगे, उसमें होता होगा कि मान लो तुम किसी एक्स के बारे में पढ़ रहे हो, फिर एक्स के क्या फीचर्स हैं, एक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, एक्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये चीजें क्यों बनी थी? ताकि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाए। हम खुद से सोचें कि यार अगर हम एक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम यूट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे जो टीचर होते थे वो कहते थे ये एक्स है, इसके डिसएडवांटेजेस है, ये 5 है, इसको रट लो, हो गया। तो कभी सोचने को मजबूर किया ही नहीं गया। तो तुमने अगर अभी क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ी होगी तो तुम्हें याद होगा कि इंटीग्रेशन के आंसर के बाद हम +c ऐड करते थे। तो मान लो कोई आंसर आया x² तो हम लिखते थे x² + c। किसी को पता नहीं होता था कि वो +c क्यों है, किसी को होता ही नहीं था। रेयरली 1% बंदों को पता होता था कि वो +c क्यों है। तो भाई ये चीजें कौन बताएगा, और कोई पूछता भी नहीं था। मतलब ये अंडरस्टूड था कि टीचर ने बोल दिया कि इंटीग्रेशन के हर आंसर के बाद +c ऐड करना है, बच्चों ने सुन लिया। बचपन से ही हमारे जो क्वेश्चन मार्क की एबिलिटी है उसको मार दिया जाता है कि तुम पूछो ही मत। तो आज तक किसी ने क्वेश्चन किया ही नहीं। तो हमारे स्कूल में ना मेरे और हमारे टीचर्स के बीच में बहुत बहस होती थी। टीचर ने कुछ कहा तो अगर मैं डिसएग्री हो गया तो मैं उठ के बोलता था कि सर ये रॉन्ग है, ऐसा होना चाहिए। और ना हम स्कूल में, मैं और मेरे 2 दोस्त, हम स्कूल में इस चीज को लेके बहुत पॉपुलर थे कि हम टीचर्स के अगेंस्ट भी बोलते हैं। सेम रीजन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार टीचर कुछ बोल रहा है तो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी हो गई, हम उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं, हम काउंटर आर्गुमेंट तो रख सकते हैं ना। तो भाई जब तुमने बचपन से ही बच्चे की थिंकिंग स्किल को मार दिया और फिर तुम सोचते हो कि बच्चा 19-20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में जाके यूट्यूब पर हाउ टू थिंक क्यों सर्च करता है, क्योंकि 20 साल तक तुमने उसको सिर्फ फुल स्टॉप दिखाए, क्वेश्चन मार्क नहीं। और फिर जब बच्चा पूरे साल ये सब रट्टा मार लेता है, ये करता है वो करता है, तो आती है एग्जाम्स की बारी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। तो देखो मुझे ना एग्जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम्स मत लो, एग्जाम्स में कोई दिक्कत है, एग्जाम्स लो अच्छी बात है। बट ना 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिनके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, देखो इंडिया में क्या होता है ना, और इनफैक्ट ये सबके साथ हुआ होगा, अगर कोई क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है तो तुम्हें बोलता है बेटा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें पेजेस भर भर के लिखो। तो कोई तुम्हारी इस एबिलिटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा कि तुम उस मैटर को कितना सिंपली, कितने शॉर्ट वे में, कितने प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सकते हो और एट द सेम टाइम उसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर सकते हो। तुम्हें यह बोला जाएगा कि बेटा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम भर भर के लिखो, भले तुम एक सेंटेंस को 100 बार घुमा फिरा के एक ही बात को लिखो, लेकिन लिखो। सिंपल सी बात है यार, आज के डेट में ध्रुव राठी, अभी एंड न्यू, ये लोग इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी है, एक स्किल है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल समझाते हैं। और फिर प्रॉब्लम नंबर 2, कोई टीचर्स की ईगो इतनी बड़ी होती है ना कि बोलेंगे अगर ये क्वेश्चन आया है तुम मेरे मेथड से सॉल्व करो, अगर तुम मेरे मेथड से सॉल्व नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगा। क्यों भाई? मतलब तुम्हें इससे मतलब नहीं कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, तुम्हें इससे मतलब नहीं कि एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तुम्हें इससे मतलब है कि मेरे ईगो सेटिस्फाई हो रही या नहीं हो रही। तुम भाई इस चीज को अप्रिशिएट करो ना कि बच्चा मेरे मेथड को छोड़ के और एक्सप्लोर कर रहा है और पढ़ रहा है और समझ रहा है और किसी और मेथड से सॉल्व कर रहा है। मेथड की रेस्ट्रिक्शन क्यों है? वाई? एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर मान लो तुमने किसी क्वेश्चन को 5 स्टेप में सॉल्व किया है और अगर मैंने उस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो भी मार्क्स मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 स्टेप में सॉल्व करो। अरे भाई मैं शॉर्ट में सॉल्व करके टाइम बचा रहा हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, कोई टीचर्स होते हैं उनकी ईगो ही इतनी बड़ी होती है कि कोई हद नहीं है। स्टूडेंट जाए भाड़ में, थिंकिंग एबिलिटी भाड़ में जाए, वही वाली बात है। फुल स्टॉप रख दिया है, ये मेथड तो ये मेथड, फिर बच्चा सोचता ही नहीं है। बच्चे 19-20 साल की उम्र में छोड़ते हैं यार हमारे पास तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही नहीं है। तो कहाँ से आए कि भाई गलती तो तुम्हारी नहीं है, बचपन से तो मार दिया गया ना स्किल्स को, तुम्हें सोचने दिया ही नहीं गया। तो अब देखो यार, अगर टीचर्स की बात कर ही रहे ना तो थोड़ा डिटेल में करते हैं।
तो एक्चुअली भी इस वीडियो को बनाने का जो मेन ट्रिगर था ना, वो यही वाला इंसिडेंट था। यही इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था एंड आई वाज लाइक कि भाई इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या ना कि मुझे ना अपने कॉलेज के टीचर से बहुत ज्यादा अर्जेंट काम था। अब भाई उस टीचर से कॉन्टैक्ट करते करते ना उस टीचर तक पहुंचते पहुंचते मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी कि उतनी मेहनत में 5-6 बार मैं माउंट एवरेस्ट के पीक पे चढ़ के उतर के वापस भी आ जाता। सबसे पहले तो मैं उस टीचर का फोन नंबर के लिए ट्राई किया कहीं से मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। आई अंडरस्टैंड कि ठीक है इतने बच्चे हैं, वो सबको कितने को अपना फोन नंबर देंगे। तो मैं अपने क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास गया। वो कह रहा है नहीं मैं फोन नंबर दे नहीं सकता, तुम मैसेज टाइप करके भेजो। तो मैंने टाइप किया, उसको भेजा, फिर उसने उस टीचर को भेजा। अब फिर रिप्लाई आ रहा है 1 दिन बाद। फिर क्या रिप्लाई में आया कि आप जाके वहां पर इस आईडी पर मेल कर दो। अब मैं वहां पर मेल कर रहा हूँ, मेल का रिप्लाई 2 दिन तक आया ही नहीं। फिर 3 दिन के बाद फाइनली मुझे मेल पे रिप्लाई आया। और पता है रिप्लाई क्या आया? ओके। अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर ओके हो ही नहीं सकता है, एटलीस्ट यस और नो होता है। ओके का क्या मतलब होता है? एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं परेशान हूँ। ऐसा टीचर, ऐसे सिस्टम का क्या फायदा जहाँ पर बच्चे को टीचर से बात करने में इतनी दिक्कत हो। और सिर्फ बात करने की दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट अगर तुम टीचर तक पहुंच भी जाते हो ना, उसके बाद भी इंडिया में क्या है कि स्टूडेंट टीचर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने में काफी ज्यादा डरता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर 5 बंदों को मिलकर किसी एक टीचर को कोई बात बतानी हो तो सब बोलेंगे भाई तू बोलना, भाई तू बोलना, भाई तू बोलना। ऐसा क्यों होता है? वाई डू वी फियर आवर टीचर? भाई हमारे टीचर्स क्यों होते हैं? ताकि हमारी हेल्प करे। जो बातें हम अपने घर पे बोल नहीं सकते उनसे सुने। हेल्प करो तो घर की तो छोड़ दो, उनसे अगर हमें एकेडमिक भी पूछना हो तो बंदों की ऐसी फटती है कि नहीं यार टीचर से बात करना कितनी मुश्किल बात है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टूडेंट और टीचर साथ में बैठ के पी लो, बिल्कुल फूको मस्त रहो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि हम्बल एनवायरनमेंट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। आई एक्सेप्ट कि काफी ज्यादा यंग लोग आ रहे हैं अब टीचिंग के फील्ड में, तो ये चीज बहुत अच्छी हो रही है। बट मोस्टली आज भी सेम हाल है कि एक स्टूडेंट इंडिया में टीचर से बहुत ज्यादा डरता है, जो कि बहुत रॉन्ग बात है, बहुत गलत बात है। और ये 100% टीचर्स का ही फॉल्ट है। और भाई इसके बाद आते कुछ टीचर्स जो होते हैं फुल करप्ट, जिनके रग रग में भ्रष्टाचार ऐसे भरा हुआ होता है। और इतने ही वो भ्रष्ट होते हैं, उसके बाद वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं कि इंडिया में तो बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ऐसे ज्ञान की कमी है, ये है वो है। हाँ, हमारे स्कूल में क्या होता था, कुछ टीचर्स कहते थे अगर तुम्हें इंटरनल के मार्क्स चाहिए तो हमारे पास ट्यूशन आओ, वरना हम मार्क्स देंगे ही नहीं। वो मार्क्स जानबूझ के काटते थे। तो जो ट्यूशन जाते थे पता है उनके साथ क्या होता था? उनको बोलते थे कि देखो मान लो एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए ना तो क्या काम करना, उसके लिए स्पेस छोड़ देना ब्लैंक पेज पे, कि बाद में कॉपी तो वो सेम टीचर चेक करने वाला है। तो एग्जाम की कॉपी घर लेके जाते थे। फिर जब वो बच्चा ट्यूशन आता था तो उसके बाद उसको एग्जाम की कॉपी देते थे, कहते थे बेटा अब तू आराम से लिख। इस हद तक करप्शन होता था। और ये सच है, ये होता है और ये बहुत ट्रुथ है। बहुत टीचर क्या करते थे, वो बोलते थे अच्छा तो उस टीचर के पास पढ़ने जाता है, मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा ही नहीं। तो मतलब टीचर के बीच में भी इतना कंपटीशन होता है ना कि कोई हद ही नहीं है। मतलब टीचिंग सिस्टम इतना गंदा है, टीचर का सिस्टम इतना गंदा है। एंड ऑनेस्टली मैं इसका ब्लेम सारा टीचर्स पर नहीं डालूंगा। इंडिया में हमारे टीचर्स की पे उतनी हाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसके चक्कर में यार वो भी बेचारे मजबूर क्या करें, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बोल दिया, बहुत कुछ बातें कर ली, बहुत पॉइंट्स बोल दिया, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? तो देखो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ऑनेस्टली प्रॉब्लम्स एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, जिसको एक 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में समराइज करना बहुत मुश्किल है। बट मुझे ये जो 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने बताई ये मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है। अब इस वीडियो का क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि अगर इस वीडियो से 5 बंदे भी इंस्पायर हो गए और उनमें से किसी एक ने भी कुछ अच्छा काम कर दिया तो शायद इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और उससे काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि एजुकेशन सिस्टम इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड अगेन टू रिइटरेट, इस वीडियो को देख के तुम प्लीज़ ये मत सोच लेना कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो बेकार है, अब मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं, जो है उसमें करो एंड लेट्स सी कि हम इसको साथ में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि एट द एंड ये देश हमारा है। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये बैकग्राउंड अचानक से चेंज क्यों हो गया और ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेट क्यों आ रही है, तो वो भी बताऊंगा। कुछ लाइव अपडेट्स हैं मेरे रिगार्डिंग, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।